दोस्तों वेस्ट बंगाल जिसकी गुणगान इतिहास करते हैं, अंग्रेज करते हैं, लेकिन अभी की रियलिटी ये है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और ये रियलिटी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आप कुछ मामले में बोल सकते हो कि वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है, मेट्रो सिटी है, दिस डैट, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट बता रही है, उससे क्लियर हो रहा है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। इस वीडियो में मैं अपने ओर से कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जो रिपोर्ट बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, तो क्यों कर रही है, एक आम आदमी भी इस चीज को कैसे समझ सकता है? क्या बंगाल की इकोनॉमी सच में डिक्लाइन कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है? आइए 2 मिनट इस पर गौर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, कोई भी स्टेट बड़े बड़े बिलियनियर, बड़े बड़े कंपनियों की वजह से ही आगे बढ़ता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो बड़ी कंपनियां हैं वो वेस्ट बंगाल को छोड़ करके जा रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले, आज से करीब 15 साल पहले 2008 में। रतन टाटा की कंपनी है टाटा ग्रुप। ये भारत की एक दिग्गज कंपनी है। ये उस टाइम आम लोगों के लिए अपने टाटा नैनो कार को लॉन्च करने वाले थे और इस टाटा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इस वाले प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बंगाल को चुना। बंगाल के सिंगुड़ में इसका प्लांट बढ़ाया जाना था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, ममता बनर्जी के साथ इनका कुछ बातचीत हो जाता है और बंगाल की प्रेजेंट गवर्नमेंट इनका साथ नहीं देती है। उसी टाइम से लेकर के रतन टाटा को, टाटा ग्रुप को, अपनी कंपनी को कोलकाता को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और ये बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कोलकाता को मिल रहा था, ये शिफ्ट होकर के गुजरात का सानंद चला गया। उस टाइम गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे थे, तो टाटा को बंगाल से झटका लगा, लेकिन गुजरात में उन्हें फायदा मिला। गुजरात में ये कंपनी शिफ्ट हो गई। इसके बाद से लगातार कंपनियां कोलकाता को छोड़ करके जाने लगी। इस वाले कंपनी के बारे में आप जाकर के हिस्ट्री चेक कर सकते हो। टाटा ने क्यों छोड़ा, मैं मन से नहीं फेंक रहा हूँ। अभी वर्तमान में 2024 में NSO के द्वारा एक डाटा को पब्लिश किया गया है। उसमें साफ बताया गया है कि यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ के पॉलिसी की वजह से वेस्ट बंगाल से कई कंपनियां निकल करके दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रही है और इसका फायदा उड़ीसा को हो रहा है, दिल्ली को हो रहा है, गुजरात को हो रहा है, जिस भी स्टेट में ये कंपनियां जा रही है। ये रिपोर्ट बहुत ही हैरान करने वाला गाइस है और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 से 15 सालों में 3 मिलियन से ज्यादा बंगाल ने इनफॉर्मल जॉब खोए हैं। मतलब इतनी सारी कंपनियां बंगाल से निकल करके गई है कि यहाँ के 3 मिलियन लोगों को, यानी कि 30 लाख लोगों को जॉब मिल सकता था, प्राइवेट जॉब, जो कि बंगाल से जा चुका है। और बंगाल की बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। दिन पर दिन बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश के घुसपैठिए कोलकाता में घुसते जा रहे हैं और जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो निकलती जा रही है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। वेस्ट बंगाल के सिंगुर में जो किसानों का जमीन है, वहाँ पर टाटा नैनो का फैक्ट्री बनना था, लेकिन आज वहाँ पर खेती हो रहा है और ये जो टाटा नैनो की फैक्ट्री है, ये यहाँ से निकल करके गुजरात जा चुकी है। और गुजरात का जो सानंद है वो आज के टाइम में ऑटोमोबाइल का हब बन चुका है। वहाँ पर कई सारी ऑटोमोबाइल की कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां बंगाल से ही निकल करके वहाँ गई है। टियागो हो या फिर टाइकॉन हो, हर फैक्ट्री मौजूद है सानंद में। अगर आप कोलकाता के इतिहास को देखो तो कोलकाता एक अमीर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि जब अपना देश आजाद हुआ था, उस टाइम कोलकाता की जो GDP थी वो सेकेंड लार्जेस्ट GDP थी। आजादी के बाद से लेकर के 70-75 साल में कोलकाता को और ग्रो करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, कोलकाता और पीछे गया। आज कोलकाता भारत की सेकेंड लार्जेस्ट GDP नहीं है। तो इसी बात से साफ पता चल रहा है ना कि 70 साल में कोलकाता में क्या हुआ। आपको आगे जाना चाहिए था, 2 नंबर से 1 नंबर पे जाना चाहिए था, लेकिन आप 2 से 1 पे नहीं गए, आप 3 पर चले गए। तो इस चीज को एक मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि क्या हुआ है। कोलकाता की बर्बादी उसी टाइम शुरुआत हुई थी जब कोलकाता की पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन हुआ, नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो लाखों लोग बांग्लादेश से निकल करके कोलकाता में आ गए। अब आपके घर में 100 रोटी खाने के लिए है, 1000 लोग आपके घर में आ जाएंगे, तो आपका घर बर्बाद होगा या आबाद होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। और बांग्लादेश से लोगों का कोलकाता आना ये अभी रुका नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। कोलकाता का पॉलिटिक इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो गया। इसकी वजह से कोलकाता गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें कई सारी चेंजेस आने लगी, जिसकी वजह से स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट, वो कम होने लगा। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर गंदी पॉलिटिक्स है तो उस राज्य में कोई भी कंपनी अपना प्लांट सेटअप करना नहीं चाहती है। अगर मैं इसका आपको वर्तमान एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे कोलकाता के लोग बोलते हैं भाई ताजपुर पोर्ट के बारे में बताओ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, कोलकाता की गवर्नमेंट ने ताजपुर पोर्ट को भी, अब क्या बोले इसके बारे में, अडानी इस वाले पोर्ट को बनाना चाहते थे, लेकिन अब अडानी भी कोलकाता को छोड़ के जा चुके हैं। ये भी हाल की घटना है। 2023 में यहाँ पर पोर्ट बन रहा था, अडानी बना रहे थे, लेकिन अडानी अब इसे छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि अडानी का भी कोलकाता गवर्नमेंट के साथ नहीं बना। डीप सी प्रोजेक्ट ताजपुर है, उसका काम रुक चुका है। कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज इस पर पब्लिश नहीं हो रही है, लोग इसको भूल चुके हैं। तो ये तो वर्तमान एग्जाम्पल है। 1990 के बाद से कोलकाता और भी डिक्लाइन होने लगा क्योंकि कोलकाता में पावर स्टोरेज की कमी आने लगी।
जनसंख्या बढ़ी तो लोगों की एनर्जी की डिमांड बढ़ी, लेकिन कोलकाता की जो वर्तमान गवर्नमेंट थी वो अपने राज्य के एनर्जी के नीड को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब अगर कोई भी कंपनी कोलकाता में है तो उसको एनर्जी चाहिए, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो उनका कंपनी नहीं चलेगा, कंपनी बंद हो जाएगा। इसके वजह से भी बहुत सारी कंपनी कोलकाता को छोड़ करके चली गई और जो नई कंपनी आना था वो नहीं आई। अब जाकर के इतिहास देख लेना, हावड़ा और दुर्गापुर इन दोनों जगहों के जो भी कंपनियां यहाँ पर थी उनको रेगुलर पावर कट का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में कमी आ रही थी। इसके अलावा गाइस इंफ्रा डेवलपमेंट के मामले में भी वेस्ट बंगाल लैग कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से आज के टाइम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात इन स्टेट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी स्टेब्लिश हो रहे हैं, उसके कंपेरिजन में कोलकाता पीछे जा रहा है। यहाँ पर जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पॉलिटिकल ब्लैकमेल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का सामना करना पड़ा। ऐसी कंडीशन में जो नए नए कंपनियों को आना था वो कोलकाता को अब छोड़ने लगे थे। रतन टाटा की कंपनी, अडानी की कंपनी, ये नामी कंपनी है भारत की, ये अगर कोलकाता छोड़ रहे हैं तो बाकी कंपनी के बारे में क्या बोला जाए। कुछ लोग कमेंट में मेरे को डाटा वगैरह बताएंगे, लेकिन मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 2011 से लेकर के 2018 तक में जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोलकाता उसको भी नहीं ले पाया। 2011 से 2018 के दरमियान में कोलकाता में मात्र 1.5% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। वहीं कोलकाता के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में करीब 30% इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोलकाता में IT पार्क वगैरह आए, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे इन जगहों पर आए उसके मुकाबले में कोलकाता कम रहा। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है यहाँ के यूथ के साथ खिलवाड़, उनके माइंडसेट को चेंज करना। कोलकाता में पॉलिटिकल क्लब काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है। जिन बच्चों को स्टडी करके जॉब लेना चाहिए वो जवान बच्चे पॉलिटिक्स में घुसते जा रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल जाओ, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल क्लब देखने को मिल जाएगा जिसमें सिर्फ जवान लड़के शामिल हैं। इन पॉलिटिकल क्लब में वहाँ के जवान लड़कों को रैलीज, प्रोटेस्ट इन सब चीजों के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन और कैरियर ग्रोथ ये दोनों डाइवर्ट हो जाता है और हो रहा है। तो कोलकाता का जो पोटेंशियल वर्कफोर्स था वो भी बर्बाद हो गया। आप अगर बिहार, झारखंड में जाओगे तो आपको कई सारे बंगाली कुछ छोटे मोटे सामान बेचते हुए नजर आ जाएंगे। कोलकाता इतना महान राज्य, वहाँ से निकल करके बंगाली लोग इन कंट्री में आ रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। तो इससे भी साफ पता चल रहा है कि जो चीज उन्हें कोलकाता में मिलना था वो चीज मिल रहा है बांग्लादेश के लोगों को। तो वहाँ के जो बंगाली है वो छोड़ करके उड़ीसा, बिहार, झारखंड वहाँ जाकर के साइकिल में कबाड़ा बेच रहे हैं। और ये रियलिटी है, आप यहाँ जाकर देख लेना क्यों ऐसा हो रहा है। कोलकाता की GDP ग्रोथ मात्र 4% रह गई है, जबकि दिल्ली, तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात इन बड़े शहरों का जो GDP ग्रोथ है वो 7 से 8% है। पिछले 2 दशकों में कोलकाता में जो ऑपरेशनल इंडस्ट्री वगैरह है उनकी संख्या 25% डिक्रीज हुई है। ऐसे में अब ये डर है कि क्या कोलकाता बाउंस बैक कर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा डर है। वेस्ट बंगाल को अगर आगे बढ़ना है तो उनको बेसिक चीज पर ध्यान देना होगा। FDI को अट्रैक्ट करना, आपके राज्य में नया नया इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो, उसके लिए उन कंपनियों को उस तरह की छूट देना, सेमीकंडक्टर हब वगैरह के बारे में सोचना। लेकिन कोलकाता में उल्टा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां कोलकाता से निकल करके दूसरे राज्यों में जा रही है। तो वैसे कई सारे रीजन है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कोलकाता की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। आपको वर्तमान में थोड़ा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। जिस ग्रोथ से कोलकाता को आगे बढ़ना चाहिए उस ग्रोथ से कोलकाता आगे नहीं बढ़ रहा है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में कोलकाता की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है? जिस तरह से कोलकाता GDP के मामले में नंबर 2 से ऊपर चढ़ करके नंबर 3 पर आ गया है, क्या कोलकाता अब 3 पर ही रह पाएगा या कोलकाता की GDP 3 से 4 पर चली जाएगी? क्या लगता है गाइस, क्या सोचते हैं गाइस आप वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के बारे में? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।